अभी जिस क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कम से कम टाइम पे एक बार आपको पूरे होल सिलेबस को रिवाइज करना है। इसके लिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में आप फटाफट एनसीईआरटी ओपन करिए और इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटी को आप फोकस करिए। एक्टिविटी फोकस करने के बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन और उनके इक्वेशंस इनको अच्छे से देखिए। जिसमें से डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके 3 टाइप्स हैं, वो आपको फर्स्ट आना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा बाकी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटी पे फटाफट आप फोकस करिए। सेकंड आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट पे इनकी कॉमन किन किन जगहों पे कौन कौन से एसिड और बेसिड नेचुरली पाए जाते हैं, इनके केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं और इनकी एक्टिविटी, यहाँ पर भी मैं फिर से आपसे कर रहा हूँ, इनकी एक्टिविटी और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है उनको आप फटाफट सॉल्व करिए। थर्ड पहुँचते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में मेटल ऑक्साइड अच्छे से पढ़िए, कोलोरेडरी प्रोसेस को अच्छे से पढ़िए, ब्राइन सॉल्यूशन को ध्यान दे करके आपको पढ़ना है, मेटल एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेसिंग आपके यहाँ है उस प्रोसेसिंग को पढ़िए। बाकी अदर वीडियो में हमने जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है वो आपको करने ही करने हैं। साथ में इनके भी जितनी एक्टिविटी एनसीईआरटी की दी है वो एक्टिविटी को आपको कवर करना है। ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसके बाद इसी मेटल एंड नॉन मेटल में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे एक एक नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से आपको कवर करेंगे, जैसे कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स है। फोर्थ आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में काफ़ी बढ़िया और इजी चैप्टर है। थोड़ी सी भी अगर आप इसमें फोकस कर लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आता है चैप्टर। इसमें यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जिसमें कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी अच्छे से पढ़ना है आपको, और इसमें से फिर आपको डायमंड की प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़नी, डायमंड एंड ग्रेफाइट, इनके यूजेस या इनके जो भी डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को आपको पढ़ना है। फिर इसी चैप्टर में आपको कुछ डिटर्जेंट और सोप एंड डिटर्जेंट, उसमें आपके यहाँ कुछ क्लीनिंग एक्शन दिए हुए हैं, मिसल्स का फॉर्मेशन दिया है, उसको अच्छे से पढ़ना है। फिर यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में कुछ पर्टिकुलर के नाम हैं, जैसे इथेनोइक एसिड के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है, इथेनॉल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इनमें कुछ रिएक्शन लिखी हुई हैं, जैसे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन लिखी हुई है आपके यहाँ, सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, इनको ध्यान दे करके आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं एंटर करता हूँ चैप्टर लाइफ प्रोसेस में। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जितने भी जैसे एंजाइम कौन कौन से हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें एरोबिक एनारोबिक रिस्पिरेशन में जो एनसीईआरटी में एक आपने देखा होगा कुछ इक्वेशन सी फॉर्म में है, जिसमें 3 स्टेप में दिया गया एरोबिक एनारोबिक को एक्सप्लेन किया है, जिसमें इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है और नॉर्मली एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। इन तीनों में जो पूरी इक्वेशन दी हुई है कि साइटोप्लाज्म में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन किस में रिक्वायरमेंट है, किस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आर्टरी और वेन्स को अच्छे से पढ़ना आपको, और एक्सक्रेटरी सिस्टम में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ध्यान से देखना है, उनके पार्ट्स और कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, कलर ऑफ यूरिन यूरोक्रोम रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपको कवर करना है। अब इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छे, देखो मैं बिल्कुल शॉर्ट के टॉपिक पे आ रहा हूँ कि कम से कम ये पॉइंट आपको आना चाहिए, जैसे हीमोडायलिसिस आपको आना चाहिए। अब हीमोडायलिसिस के अलावा इसको आर्टिफिशियल किडनी के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। सेम आता है फिर इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन के लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड ब्रेन के जितने भी पार्ट, फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, दोनों के पार्ट और उनके फंक्शन ध्यान रखना है आपको, लाइक रेगुलेशन, ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये थिंकिंग रीजनिंग के लिए कौन सा, मेमोरी कौन से पार्ट को मेंशन कर रहा है, ये सारे पॉइंट आपको देने हैं। यहाँ से कोई डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन का डायग्राम नहीं है, बल्कि यहाँ पे ब्रेन के डायग्राम बना बनाया आ सकता है और उसमें से उनके फंक्शन पूछे जा सकते हैं। सेम ऐसे ट्रॉफिक मूवमेंट प्लांट में आपको पढ़ना है, जैसे थिग्मोट्रॉपिज्म है ना, और कुछ पर्टिकुलर लाइट से है, लाइट सेंसिटिव प्लांट्स हैं, जैसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, एक एक लाइन के एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ना है। इसके बाद कौन कौन से रिसेप्टर्स, उनके भी पढ़ना है, जैसे नोज़ के लिए है ना, तो नोज़ के लिए है, फिर ऐसे कान के लिए है ना, फोनो रिसेप्टर्स हैं, तो ऐसे कुछ रिसेप्टर्स हैं, गस्टो रिसेप्टर्स हैं टंग के लिए, तो ये रिसेप्टर्स हैं, इनको आपको पढ़ना है और इसमें
प्लांट हार्मोन्स। एनिमल हार्मोन, प्लांट हार्मोन में आपको ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, जिसमें से एब्सिसिक एसिड को हम लोग डोरमेंसी के लिए भी ये कॉज करता है और इसको रेस्टिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इनको भी ध्यान से आपको पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर पे फिर हम एंटर करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर को पढ़ने के लिए इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ध्यान देना है आपको कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम और उनके पार्ट, जैसे यूट्रस का क्या फंक्शन है, उसकी लोकेशन, ओवरी फंक्शन, लोकेशन, और ओवरी, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब फॉर साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद फिर अदर जैसे स्पोर फार्मेशन, ये आपको पढ़ना है, एसटीडीज आपको पढ़नी है, फ्रेगमेंटेशन, रिजनरेशन आपको ध्यान देना है, ठीक है। मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में से कोई एक इम्पॉर्टेंट है, जनरली ये भी पूछा जाता है। अब हाइड्रा, ठीक है। अब यहाँ से इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि आपके यहाँ प्रैक्टिकल वाले जो पार्ट है, मीन्स इंटरनल असेसमेंट के जो पार्ट्स हैं, वहाँ से भी ये टॉपिक इंक्लूड होता है, इसलिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद यहाँ टिश्यू कल्चर एक और टॉपिक आता है, ब्रायोफिल्म का भी एग्जाम्पल दिया है, इनको देख लेना, बहुत टफ नहीं है चैप्टर, बहुत ईजी है। और एक पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड जो आपके यहाँ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टडीज़ मैंने पहले जिक्र कर लिया आपसे। इसके बाद आते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी में बहुत गिने चुने क्वेश्चन है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, या फिर फीमेल को ही ब्लेम क्यों किया जाता है जबकि वो एक्चुअल में मेल रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल चाइल्ड प्रोडक्शन के लिए। सेम ऐसे ही एक्स एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टॉपिक आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, जिसमें 50-50% चांसेस होते हैं मेल या फीमेल चाइल्ड के प्रोडक्शन के लिए, मतलब गर्ल्स या बॉयज़ के लिए होता है। इसके बाद इसमें मेंडल्स लॉ में मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड दोनों क्रॉस आपके लिए, जिसमें से जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप, टॉलनेस और डॉर्फनेस को आपको शो करते हुए पूरी F1 जनरेशन को, पेरेंट, उनके ऑफस्प्रिंग, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो जो इनका होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ये दोनों को अच्छे से पूरी क्रॉस निकालने की आपको प्रोसेस आना चाहिए। सेम ऐसे डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर को ध्यान में रख करके हम क्रॉस करते हैं। इसमें से जीनोटाइप रेशियो आपके यहाँ नहीं पूछा जाता, सिर्फ फिनोटाइप रेशियो है। फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 आता है। इसके बाद लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया मार्क्स फिजिक्स में कवर करता है, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पॉइंट हैं, दोनों को एक साथ इंक्लूड करके आपको पढ़ना है। जिसमें अब आप देखो ध्यान क्या देना है इसमें, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आप दोनों का सेंस ये है कि लेंसेज और दोनों मिरर, उनके जितने भी रे डायग्राम हैं 8+8 16 रे डायग्राम है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस, और काफ़ी उम्मीद है मुझे कि आप पहले से भी इसकी प्रैक्टिस किए होंगे। सारी प्रैक्टिस जो पूरी टेबल एनसीईआरटी में बनी है वो टेबल और उनका रे डायग्राम और उनके लॉज। इसके बाद है साइन कन्वेंशन, और यहाँ से दो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, दोनों मिरर की यूजेस, और फिर पावर ऑफ लेंस डिफाइन करने के लिए जनरली नहीं पूछा जाता, इसके लेंस की पावर को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके यूनिट भी पूछे जाते जो डायोप्टर आपको बतानी है। और बाकी पावर किन चीज़ों पे, जैसे अभी एक ह्यूमन आई से भी कुछ कोरिलेट होंगे इसमें चैप्टर, ये भी ध्यान देना आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल बनता है। इसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ह्यूमन आई में भी इस चैप्टर को दो पार्ट में, एक पूरा ह्यूमन आई की आप एक तरफ कर लीजिए जिसमें ह्यूमन आई का पूरा स्ट्रक्चर, सिलेरी मसल्स के फंक्शन, लेंस का इस फॉर्म में पाया जाता है, और सभी के ऑप्टिक नर्व के क्या काम होते हैं इनको अच्छे से, ठीक है, विट्रस, एक्वस, ह्यूमर क्या होता है, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, प्यूपिल का फंक्शन पढ़ना है। और दूसरा पार्ट आपके यहाँ आता है आई डिफेक्ट में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। इसमें से जिसमें से प्रेस बायोपिया अगर हम छोड़ दें तो इसमें बाइफोकल लेंस यूज हो रहा है, बाकी जो दोनों के लिए रे डायग्राम, नॉर्मल रे डायग्राम, अफेक्टेड और फिर करेक्टेड में आपको लेंस का यूज करते हुए एक्सप्लेन करना है। अगर ये नहीं पूछा जाता तो इस पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है। इसके बाद फिर इसी चैप्टर में आपको रिफ्रैक्शन वाले पॉइंट को टच करते हुए दिखाना है, जैसे अब देखो उसमें से कि इस कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों होता है, रेड को हम उसके खतरे के साइन के लिए ही क्यों यूज़ करते हैं,
ठीक है। सनसेट 2 मिनट बिफोर और 2 मिनट बाद वाला क्वेश्चन आपके यहाँ बनता है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्लैनेट वाले क्वेश्चन है, लाइट के इमिट करते हैं कि नहीं करते। ये जो क्वेश्चन आपके यहाँ बन रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आपको फोकस करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में जितने फार्मूले, उन फार्मूले को आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ से पेज नंबर, पुरानी बुक में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 200 पे से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, जैसे एम्पियर, वोल्ट क्या है, एम्पियर क्या है, यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक, है ना, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। और फिर इसमें वी और आई में एक ग्राफ बना हुआ है या फिर एक एक्टिविटी, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ओम्स लॉ की जनरली डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन ये पूछा जाता है कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब रियोस्टेट के बारे में आपको अच्छे से जानना है कि रियोस्टेट क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपको कवर करके चलना है। फिर इसी चैप्टर में आपको मीटर एंड वोल्ट मीटर दोनों के बीच में डिफरेंसेस कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पे लगाएंगे सर्किट में, क्या डिटरमाइन करेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में ध्यान देना है आपको कि जब इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कर रहे हो तो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट जनरली पूछा जाता है वो सीरीज और पैरेलल से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। या तो इनके न्यूमेरिकल आएगा आएगा या तो फिर इनके एडवांटेज पूछे जाते हैं कि इनके एडवांटेज क्या है। और फिर डोमेस्टिक सर्किट को भी अच्छे से एक बार आप रिवाइज कर लेना, किस वायर का कौन सा काल का फंक्शन है, किस कलर का होता है, सेफ्टी डिवाइस क्या है, और इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। फिर इसमें नाइक्रोम वगैरह है कि कौन से फिलामेंट किससे बनते हैं, रेसिस्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, कम करने के लिए क्या करना होगा, किनका हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से अलॉय का यूज़ किया जाता है, एक बार इनको ध्यान देना है आपको। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जो पहली एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी हुई है, यू शेप जो मैग्नेट के बारे में बताया गया है, उसको अच्छे से पूरी एक्टिविटी को आप तैयार कर लेना, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद इसमें इसमें एक टॉपिक है, ये देखो मेरे दिमाग से उतर रहा है, हाँ, इसमें अब आपको ध्यान देना, जैसे कुछ बच्चे जनरली इसमें पूछते हैं कि साहब इसमें एसी करंट या डीसी करंट है ना, तो ये सब एक लाइन के क्वेश्चन है अगर पूछे भी जाते हैं। फिर इसके बाद थंब रूल ध्यान देना है आपको, लेफ्ट और राइट दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और इसमें जो लाइनिंग है, ठीक है, वो लाइनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ध्यान देना है आपको कि वहाँ से छूटना नहीं चाहिए, कि वो क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, है ना, कैसे क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद आता है आर एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं जनरली जो पूछा जाता है वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन पूछा जाता है। इसके बाद फूड चेन, फूड वेब पूछा जाता है, बाकी इकोलॉजिकल पिरामिड और इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे बचाया जाए, वो बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से कैसे बचाया जाए, ओजोन लेयर के क्या फंक्शन है, क्या रोल है, बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करता है, लिविंग बींग्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप बना करके भी थोड़ा सा लिख सकते हो। अर्थ को कैसे हम सेव कर सकते हैं, ये भी पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक 10% लॉ पूछा जाता है, उसमें आपको ध्यान देना है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, 90% हर एक इंडिविजुअल अपने पास लेता है। अब इसमें आप टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों इकोसिस्टम को ध्यान में देखते हुए आपको फूड चेन बनानी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, टोटल अभी आप देखो कि 14 मिनट के आसपास का वीडियो है आपका ये, और एक बार आप फटाफट अपने नोट एनसीईआरटी सामने रखना, और एनसीईआरटी रखने के बाद अच्छे से आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन से पॉइंट आपके छूट रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपको आपने कवर कर लिया। जो मैंने बताया कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। और अब वो ट्रेंड चला गया, सेंस चला गया पहले जैसा कि एग्जैक्ट या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा काफ़ी घुमा के पूछा जाता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट वहाँ पे डेफिनेशन को ही पूछ लिया गया, और पूछ लिया कि यह कौन से फैक्टर को काम कर रहा है या किसके लिए काम कर रहा है, तो क्वेश्चन को घुमाया जाता है, अब सीधा क्वेश्चन नहीं आता है। तो ध्यान रखना है आपको कि कैसे आपको पढ़ना है, और आई होप आप बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।